हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। जो भी शेष समय बचा है इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, रिवाइज करना है, ताकि आप सभी अपने एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाएँ। और इसी को देखते हुए आप सभी के लिए सुबह मॉर्निंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसका समय रखा गया है सुबह 7:30 बजे। अब आपको सुबह यानी कि मॉर्निंग 7:30 बजे क्लास मिलेगी और शाम को भी आपको 8:30 बजे जो क्लास मिलती है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। हमने अपने चैनल पर एक पोल क्रिएट किया था, जहां पर सबसे ज़्यादा 66% बच्चों का कहना है कि सर सुबह 7:30 बजे क्लास होनी चाहिए। दूसरा, हमने अपने टेलीग्राम पर भी एक पोल क्रिएट किया था, जहां पर सबसे ज़्यादा बच्चों का कहना है कि सर आपकी जो क्लास है वो सुबह के 7:30 बजे होनी चाहिए। तो इसीलिए आप सभी के समय को देखते हुए सुबह 7:30 बजे आपकी क्लास की जाएगी, जिसे आप सभी को कंटिन्यू अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पर वो सारे प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे जो आपकी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं, वो सारे के सारे आपको तैयार करना है। बाकी जितना भी पढ़ पाए आप पढ़ते रहिएगा। बट इन दो क्लास के अंदर, जो एक सुबह हम 7:30 AM पर देंगे यानी कि 7:30 बजे सुबह होगी, और एक हमारी जो क्लास 8:30 पर होती है, इनको आपको कंटिन्यू करना है। और जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, उसको अच्छे से तैयार करना है, पूरा फोकस करना है इन दो क्लास पर। बाकी आपको पता है हमारे जीएस ज्ञान 24/7 चैनल पर भी 6 PM पर क्लास होती है, तो सभी को 6 बजे क्लास को ज्वाइन करना है। और अब यहाँ पर भी एक सुबह क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सुबह यहाँ पर आपको 8 AM पर क्लास मिलेगी, तो ये क्लास भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका जवाब करना है। क्या होगा? अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप बोलेंगे यस, ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। जावा को सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने डेवलप किया है। जावा को सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के द्वारा बनाया गया या डेवलप किया गया। या आपसे पूछ सकते हैं कि जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और हो सके तो अपने साथ एक कॉपी लेकर बैठा करो, क्योंकि समय बहुत कम है। जो हम मौखिक आपको बता देते हैं उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लिया करो। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी सिलेक्टेड आए हुए प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको पढ़ाया जाए, चाहे आपको इजी लगे चाहे आपको हार्ड लगे, बट आपको पढ़ना और समझना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जावा को सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने डेवलप किया, तो क्या होगा? ऑप्शन पहला होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगर आपसे व्यक्ति का नाम पूछें, साइंटिस्ट का नाम पूछें, तो क्या होगा? जेम्स गॉसलिंग। ये आपको नोट कर लेना होगा, जेम्स गॉसलिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जावा को किसने डेवलप किया, अगर जेम्स गॉसलिंग दिया है तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया और कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं, कैश मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है। बताओ, कैश मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है, मींस कैश मेमोरी को आपका प्रोसेसर जल्दी पढ़ लेता है, जल्दी एक्सेस कर लेता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है जब आप कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करते हैं, आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करते हैं, और वो फाइल आपकी कहाँ होती है? सबसे पहले तो आपकी हार्ड डिस्क में फाइल होती है। मान लिया आपको एक मूवी प्ले करनी है, तो आपकी जो मूवी है वो आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। आपने अपने मॉनिटर पर देखा और वहां पर क्लिक मार दिया, इसका मतलब हार्ड डिस्क से वो मूवी अब कहाँ आएगी? तो वो डेटा आपके सबसे पहले तो रैम के अंदर आएगा। वो डेटा कहाँ आएगा? सबसे पहले रैम में आएगा, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में आएगा। रैम के बाद में वो डेटा कहाँ आएगा? फिर वो आएगा कैश मेमोरी में। तो ध्यान रखना है, वो आपका कैश मेमोरी में आएगा, और इसके बाद वो डेटा कहाँ आएगा? फिर आपके प्रोसेसर के पास आएगा। और प्रोसेसर से पहले भी आपको पता है यहाँ पर एक रजिस्टर होता है, इसी में आपका यहाँ पे होगा एक रजिस्टर। ठीक है, तो वो रजिस्टर में आएगा, उसके बाद इस रजिस्टर से फिर आपका जो प्रोसेसर है वो उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट दिखाएगा, आपको आउटपुट दिखाएगा। इसका मतलब आपने अपने कंप्यूटर के मॉनिटर पर एक आइकन देखा, एक मूवी का आइकन है, वहां पर आपने डबल क्लिक किया। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो वो आपका मूवी जो था, यानी कि वो जो डेटा था वो कहाँ था? हार्ड डिस्क में था, और वहां से निकल करके फिर आपके रैम में आया, है ना। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इस रैम से वो डेटा कैश में आया, फिर कैश से आपका पहुंचा रजिस्टर के पास। ठीक है,
यहाँ पर रजिस्टर के पास पहुंचेगा और फिर आपका जो प्रोसेसर है इसको प्रोसेस करके आगे आउटपुट भेज देगा। ठीक है, तो कैश मेमोरी को एक्सेस करना सबसे कम समय लगेगा भाई, आपके सीपीयू को, आपके प्रोसेसर को कैश तक जाने में सबसे कम समय लगेगा। और अगर रैम तक जाना पड़ेगा थोड़ा और समय लगा, फिर और समय लगा, है ना, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है उसको कैश से डेटा जल्दी मिल जाता है, इसलिए बोला जाता है कैश मेमोरी को एक्सेस करना सबसे कम समय लगता है। बट यहाँ पर अगर कभी आपके ऑप्शन के अंदर रजिस्टर दिया जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर, क्योंकि आपको पता है, आप देख पा रहे होंगे रजिस्टर तो बिल्कुल सीपीयू के पास ही होता है, सीपीयू में ही होता है, आप ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है आपके कंप्यूटर की जो भाषा है वो मशीनी भाषा है। आपका कंप्यूटर केवल और केवल मशीन भाषा को ही समझता है, इसके अलावा उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं है। अगर आप और किसी भाषा में बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, आदेश करेंगे तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है और इस व्यक्ति को केवल और केवल हिंदी का ज्ञान है, मतलब ये व्यक्ति केवल हिंदी ही समझता है, और आपने इस व्यक्ति के लिए एक किताब लिखी, एक बुक लिखी जो कि उर्दू में है या फारसी में है या संस्कृत में है, तो आपने एक इसके लिए किताब लिखी जो कि पता लगा संस्कृत में है। अब आपने इस किताब को लिखने के बाद इस व्यक्ति को पकड़ा दी और इससे कहा भाई पढ़ लीजिएगा, तो क्या ये व्यक्ति पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति को तो नॉलेज केवल हिंदी का ही है। अगर आप हिंदी में किताब लिखेंगे तब वो पढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी प्रोग्राम को या किसी सॉफ्टवेयर को जब बनाते हैं उस समय अगर आपने मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है तब तो कंप्यूटर आसानी से समझ लेगा, बट अगर और किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। बट आज की डेट में मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना कठिन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी जो प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो आपके हाई लेवल में लिखे जाते हैं, जैसे सी लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो ऐसे हाई लेवल में प्रोग्राम आपके लिखे जाते हैं। और आपको पता है हाई लेवल को आपका कंप्यूटर समझ नहीं सकता है। जैसे ये व्यक्ति हिंदी को ही जानता है, ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक को समझ नहीं सकता है, वैसे ही आपका कंप्यूटर हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को समझ नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये बताइए, जो मैंने एग्जाम्पल समझाया, इस व्यक्ति को जिसने किताब संस्कृत में छापी है, संस्कृत में लिखी, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसा तीसरा व्यक्ति ढूंढ के लाना पड़ेगा, तीसरा पर्सन ढूंढ के लाना पड़ेगा जो कि इन दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता हो, यानी कि वो इस संस्कृत वाली किताब को पढ़ करके और ट्रांसलेट करके इसको बता देगा। मतलब ये व्यक्ति संस्कृत जानता है, जो तीसरा वाला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये संस्कृत की किताब को पढ़ेगा फिर हिंदी वाले को समझा देगा, तो हिंदी वाला आराम से समझ लेगा। वैसे ही आपके कंप्यूटर में, चूंकि आप सभी हाई लेवल में प्रोग्रामिंग करते हैं, हाई लेवल में सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, भाषा अनुवादक होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने तीसरा व्यक्ति खड़ा कर दिया भाषा अनुवादक, वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर या भाषा अनुवादक आप इन्हें हिंदी में बोल सकते हैं, जिनका काम क्या होता है? ट्रांसलेट करने का, यानी कि वो हाई लेवल से मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं। अब आपको याद आ जाएगा हम आपको क्या बताने वाले हैं। आपको पता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम हमने पहले भी आपको पढ़ाया है, कंपाइलर, है ना। कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों कैसे हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। आप बोलेंगे सर ये हाई लेवल से लो लेवल यानी कि मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हाई लेवल में जो प्रोग्राम होता है उसको ये मशीन कोड में बदल देते हैं। बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि ये इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंटरप्रेटर जो आपका होता है, पहला एक पॉइंट आप ये नोट करो कि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है, ये कहीं पर आप लिख लो। ये हो सकता है आपसे सवाल कि इंटरप्रेटर, ऐसे हो सकता है कि निम्न में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है, और उसमें 3-4 ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आपको बता देना होगा इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को पढ़ता है। जैसे उसने संस्कृत की किताब लिखी थी तो वो क्या करता, वो व्यक्ति, तीसरा वाला व्यक्ति क्या करता, संस्कृत की किताब की एक लाइन को पढ़ता और फिर इसको सुना देता, फिर दूसरी लाइन पढ़ता और इसको सुना देता, फिर तीसरी पढ़ता इसको सुना देता, मतलब एक एक लाइन पढ़ के उस व्यक्ति को सुना देता। वैसे ही काम यहाँ पर इंटरप्रेटर का होता है।
ये क्या करेगा, केवल एक स्टेटमेंट को ही पढ़ेगा और उसको फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा, फिर पढ़ेगा फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। दूसरा जो हमारा कंपाइलर होता है क्या करता है, पूरे स्टेटमेंट को एक बार में रीड कर लेगा पहले और उसके बाद में उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। तो जो कन्वर्ट कर देता है एक साथ उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उस संस्कृत वाली किताब को पहले पूरा उस थर्ड वाले पर्सन ने पूरा पढ़ लिया, पूरी किताब पढ़ ली और पढ़ने के बाद उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, और हिंदी में ट्रांसलेट जब कर दिया तो पूरा का पूरा वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कोड बन गया। ठीक है, वैसे ही आप यहां पर समझ सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। बाकी दोनों का काम है हाई लेवल को लो लेवल यानी कि मशीन कोड में चेंज करना। आपको पता है जो मशीनी भाषा है वो आपकी एक लो लेवल की भाषा है ना, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक और यहां पर बचा हुआ है आपका असेंबलर। कई बार एग्जाम में आ जाता है असेंबलर के बारे में भी। तो असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलता है। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने का काम असेंबलर करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी क्या समझ में आया कि मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर है, यानी कि कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है वो मशीन पर ही निर्भर है। हमने आपको बताया वो और किसी भाषा को समझ नहीं पाएगा। समझ कब पाएगा, जब यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करेंगे, और ये दोनों काम क्या करते हैं, ये तो दोनों आपके मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करिएगा। स्कैनर हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। बस यही प्रश्न बिल्कुल आपसे सिंपल भाषा में पूछें तो आप आराम से बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना है। स्कैनर यानी कि आपको पता है स्कैनर कैसा एक इनपुट डिवाइस है, और हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ, मुद्रित जो आपका छपा हुआ है, अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। मान लिया आप स्कैनर से आप अपना कोई फोटो या कुछ भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको स्कैन करते हैं, तो स्कैन होने के बाद वो इमेज वो फोटो आपका कहाँ जाता है, आपके कंप्यूटर में। और आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में चला गया या आपके कंप्यूटर में होता है वो डेटा हमारा कैसा होता है, वो डिजिटल फॉर्म में ही होता है। कैसा होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। जैसे अगर आपसे हम एक सवाल करें कि आपका स्कैनर किसी इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। आपका स्कैनर किसी इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो आप बोलेंगे यस ऐसा करता है, क्योंकि जो भी इमेज या जो भी हमने अभी अपने स्कैनर में रखा उसको स्कैन किया, स्कैन होने के बाद वो कैसी कॉपी बन जाती है, एक आपकी डिजिटल कॉपी बन जाती है, और डिजिटल कॉपी हमारे कंप्यूटर में चली जाती है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसका मतलब प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए, आप निश्चय जवाब कर पाएंगे। कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन होता है, बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर। कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। अब आप इसको भी नोट कर लो कहीं पर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर फॉल्स होगा। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बताओ क्या होगा इसका जवाब। रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कई बार हमने आपको पढ़ाया, कई बार आपको बताया रैम कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वी होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रैम हमारा वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल नहीं है। कैसा है, वोलेटाइल है। रैम आपका एक अस्थायी मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। इसमें डेटा आपका सुरक्षित जब तक रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। आप लाइट बंद कर देंगे, पावर ऑफ कर देंगे तो रैम के अंदर का डेटा डिलीट हो जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहे कि ऐसा क्यों होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों नहीं है, वोलेटाइल क्यों है। देखिए, जैसे मान लिया आपने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, आपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड ओपन कर लिया और वहां पर आप एक एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दिया। एक एप्लीकेशन वहां पर आप लिख रहे थे, अचानक से क्या हुआ, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, पावर कट गई और आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया। मीन्स आपका लैपटॉप नहीं था, आपका पीसी था जहां पर बैटरी नहीं लगा होता है, तो अचानक से आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया। अब जो आपने एप्लीकेशन एमएस वर्ड में टाइप किया था, जब आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो ये आपका डिलीट हो चुका होगा, आपको नया ही टाइप करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने सीखा है
जो रैम मेमोरी होती है वो आपकी वोलेटाइल होती है, आपकी वो अस्थायी मेमोरी होती है। और आपको बता दें, जब आप किसी एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं उस समय वो एप्लीकेशन, वो कार्य आपका रैम के अंदर चल रहा होता है ना। जैसे आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कोई एक मूवी पड़ी है, आपकी पेन ड्राइव में कोई एक मूवी पड़ी है, तो वो आपकी इस समय उसकी लोकेशन कहाँ है, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में है। भले ही आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर क्यों ना हो, भले ही आपके कंप्यूटर की सी ड्राइव के अंदर क्यों ना हो, बट उसकी लोकेशन कहाँ होगी, हार्ड डिस्क में ही होगी। अब जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने पर क्या होता है, वो आपकी मूवी आपकी रैम में आ जाती है, और रैम में आने पर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है, यानी कि प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है और आपको फिर इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रैम के अंदर डेटा आएगा वो आपका सुरक्षित नहीं रहता है परमानेंट के लिए। आप अगर सेव करा देते हैं, जैसे एमएस वर्ड में जो आपने काम किया, अगर इसको हम सेव कर देते तो जैसे ही सेव करते ये हमारा डेटा जो था वो कहाँ चला जाता, हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो जाता और हम दोबारा से इसको वापस कर सकते थे, बट रैम से वापस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि रैम हमारा कैसा है, अस्थाई है, या फिर आप लिख लो वोलेटाइल है। आ सकता है आपके एग्जाम में, रैम कैसा होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये भी आपको पता है रैम के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक आपका यस रैम होता है और एक आपका डी रैम होता है। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके आगे आप लिख लीजिएगा, ये हमारा कैसा होता है, नॉन रिफ्रेशिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है आपका यस रैम। और डी रैम कैसा होता है, डायनेमिक होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारा एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है। कैसा है, रिफ्रेशिंग, यानी कि डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और यस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यस रैम आपके कैश मेमोरी में होता है, इसका कंसेप्ट कहाँ होता है, कैसे मेमोरी में होता है। आपको बता दें यस रैम काफी महंगी होती है डी रैम से, इसलिए यस रैम अधिकांश कंप्यूटर में आपको नहीं मिलेगा, डी रैम ही हर कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट यस रैम कहाँ होता है, कैश मेमोरी में लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी आपने समझा क्या, एक तो आपने ये समझा कि रैम हमारा कैसा है, वोलेटाइल है, रैम हमारा कैसा है, अस्थाई है, डेटा यहाँ पर परमानेंट सेव नहीं रहेगा। दूसरा आपने क्या समझा कि रैम के दो मुख्य पार्ट हैं, दो मुख्य टाइप आप बोल सकते हैं, एक हमारा यस रैम है जिसका मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये कैसा होता है, आप बोलेंगे सर ये नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आपका डी रैम है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अधिकांश सभी के कंप्यूटर में कौन सा लगा होता है, आप बोलेंगे सर डी रैम ही लगा होता है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। बाकी यस रैम कहाँ होता है, कैश मेमोरी में हमारे कंप्यूटर्स में लगा हुआ होता है। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं रोम की, तो आपको पता है रोम कैसा है, रोम आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। रोम आपका होगा नॉन वोलेटाइल, मतलब इसके अंदर डेटा हमारा परमानेंट सेव रहता है। जो रोम के अंदर प्रोग्राम पड़ा हुआ है वो हमेशा हमेशा सेव रहता है, कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा, दोबारा ऑन करेंगे तो भी रोम के अंदर डेटा हमारा मिलेगा। और आपको बता दें विशेष तौर से रोम के अंदर होता क्या है, तो आपके कंप्यूटर का वायोस होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर क्या क्या होता है, वायोस होता है, ध्यान रखना होगा, VIOS वायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो वायोस प्रोग्राम आपके रोम में डाला जाता है, और इसको और किस नाम से जानते हैं, बायोस को फर्मवेयर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं और आपको बताना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ट्रू होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहां पर आप काम करते हैं, यूजर काम करता है, ये हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज कार्य करता है। जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो से तेज काम करता है, क्या होगा, ऑप्शन पहला ट्रू हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, एक बार हम पूरा बता देते हैं आपको। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है,
माइक्रो कंप्यूटर है। हम जो चलाते हैं, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है? आप बोलेंगे सर माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद में कौन सा आया, यानी कि थोड़ा सा इससे बड़ा कौन सा हुआ? वो मिनी कंप्यूटर हो गया। फिर इससे बड़ा कौन सा हो गया? वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। मेन फ्रेम आप लिख सकते हैं यहाँ पर आगे। इससे बड़ा फिर आपका सुपर कंप्यूटर हो गया। तो साइज के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। ऐसा बोल सकते हैं सबसे, यानी कि सबसे तेज या सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, उससे कम फास्ट मेन फ्रेम, उससे कम मिनी और उससे कम यानी कि सबसे कम माइक्रो। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो से तेज होता है, आप क्या बोलेंगे? माइक्रो से तेज मिनी होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास एक प्रकार का आईटी गैजेट का एग्जांपल है। स्मार्ट वॉच आपने देखा होगा, गूगल ग्लास का भी नाम सुना होगा, ये सभी आईटी गैजेट्स के एग्जांपल हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट है, ऑप्शन पहला आपका राइट होगा। एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा ब्राउजर प्रोग्राम इंस्टॉल करके रख सकता है। आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा ब्राउजर प्रोग्राम को ओपन करके रख सकते हैं या इंस्टॉल करके रख सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस, रख सकते हैं। बिल्कुल, आप एक से ज्यादा भी ब्राउजर प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। एएलयू का उपयोग डेटा को संग्रहित करना है। एएलयू का उपयोग डेटा को संग्रहित करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भाई एएलयू का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, डेटा को संग्रहित करना। ये तो हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता है एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि क्या करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन या लॉजिकल कैलकुलेशन करने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर ये गणितीय कैलकुलेशन करेगा या लॉजिकल गणनाएं करने का काम करता है। डेटा को स्टोर करने की जिम्मेदारी एएलयू के पास नहीं होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मोनोक्रोम केवल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाता है। मोनोक्रोम जो होते हैं या मोनोक्रोम मॉनिटर आप बोल सकते हैं, केवल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ही आपको दिखाता है। इसका जवाब क्या होगा? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है सॉफ्टवेयर डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से एम्बेडेड होता है फर्मवेयर कहलाता है। बोलो, ऐसे हार्डवेयर जिनमें सॉफ्टवेयर पहले से ही एम्बेडेड होता है, मींस पहले से ही उसमें सॉफ्टवेयर, जब हार्डवेयर बनाया जाता है तभी उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है। अब वो सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? तो वो सॉफ्टवेयर आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होगा। बिल्कुल सही बात है, आपको ध्यान रखना होगा और ये समझना भी होगा कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा से समझो। ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर बनाते समय ही सॉफ्टवेयर को वहां पर इंस्टॉल कर दिया जाए, वो आपका कैसा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग होता है। बताओ क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में होते हैं आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्क स्कैनर एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या? डिस्क स्कैनर एंटीवायरस ये कैसे हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहां पर पहला करेक्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बताओ भाई, देखते हैं कौन कौन सही जवाब करेगा। मदरबोर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है मदरबोर्ड आपका एक हार्डवेयर है। आपके कंप्यूटर के अंदर जब आप उसे देखेंगे, आप कैबिनेट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? एक मदरबोर्ड मिलेगा और इसी मदरबोर्ड पर बीच में आपका प्रोसेसर होता है, आप जिसे माइक्रो प्रोसेसर का नाम देते हैं। यहाँ इसी मदरबोर्ड पर आपको रैम मिलेगा, है ना। इसी मदरबोर्ड पर बाकी सारे कंपोनेंट आपके कंप्यूटर के होते हैं। तो ये मदरबोर्ड हमारा कैसा होता है? मदरबोर्ड आपका हार्डवेयर होता है, ना कि सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर होगा, ये ध्यान रखना होगा। एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, क्या होगा?
तो नोट कर लेना, आपको ध्यान रखना होगा इसका फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है, ठीक है। और ये ऑप्शन यहाँ पर ट्रू फॉल्स में आया, हो सकता है कि 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, ऐसा भी आ सकता था। माउस का आविष्कार डॉगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ पर नोट किया, शामिल किया, आपको पता होना चाहिए। माउस का आविष्कार डॉगलस एंजल वर्ड के द्वारा किया गया था। क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है डेस्कटॉप पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी निम्न में से कौन सी होती है। डेस्कटॉप पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपकी कौन सी होती है? मतलब कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा है, आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाना है, सीधे डेस्कटॉप पर जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? विंडो की के साथ डी प्रेस कर देना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, विंडो की दबाओ, साथ में डी दबाओ, सीधे डेस्कटॉप आपको नजर आएगा। विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? कौन सी माउस टेक्निक का इस्तेमाल आप विंडोज में नहीं करते हैं? ध्यान से समझना, लिफ्टिंग है, ड्रैगिंग है, डबल क्लिकिंग है और क्लिकिंग है, इसमें से कौन सा काम आप नहीं करते हैं? कौन सा कार्य आप नहीं करते हैं? तो देखो, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग और क्लिकिंग, ये सारा काम तो हम करते हैं, बट लिफ्टिंग का कार्य माउस से नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। किसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बिना रिसाइकल बिन में भेजे परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? आप किसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रिसाइकल बिन में भेजना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सीधे परमानेंट वो डिलीट हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको शिफ्ट के साथ में डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट आपका डिलीट हो जाएगा। विंडोज एल शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। विंडोज एल शॉर्टकट का इस्तेमाल कहां पर होता है या कब होता है? डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए, चुने हुए आइटम को कॉपी करने के लिए, चुने हुए आइटम को शॉर्टकट बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। 24 का सही जवाब क्या है? तो विंडो लोगो के साथ एल अगर आप दबाते हैं तो डेस्कटॉप लॉक करने के लिए होता है, आप डेस्कटॉप को लॉक कर सकते हैं। विंडोज का मतलब यहाँ पर है विंडो लोगो की, ठीक है। विंडो लोगो जो बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उसको और साथ में एल को आपको प्रेस करना है। स्टार्ट मेनू ओपन करने का शॉर्टकट की आपको बताना होगा। स्टार्ट मेनू ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है बताइएगा। स्टार्ट मेनू किस शॉर्टकट की से आप ओपन कर सकते हैं? यहां पर क्या हो जाएगा, आप केवल विंडो लोगो प्रेस कर देंगे तो भी स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा विंडो लोगो की को आपको दबा देना है, बस आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट की भी नोट कर लीजिएगा, क्या होता है, कंट्रोल के साथ में आपको एस्केप बटन प्रेस करना होगा, तब भी आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। आपको दबाना है कंट्रोल के साथ में एस्केप और आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा, ठीक है। बाकी केवल विंडो लोगो की अगर दबा देते हैं तब भी आपका ओपन हो जाता है। विंडोज में खुले प्रोग्राम्स के बीच में एक दूसरे पर जाने के लिए कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में एक दूसरे पर जाने की क्या शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन होगा पहला अल्ट के साथ टैब। अल्टर के साथ टैब आप दबाएंगे, ठीक है, अल्टर के साथ टैब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? किसी विंडो एप्लीकेशन में आपने देखा होगा सबसे टॉप पर, हमने आपको कई बार बताया, विंडो के सबसे टॉप पर या टॉप ऑफ द बार आपके विंडो की कौन सी होती है? वो आपकी टाइटल बार होती है। ऑप्शन पहला हो जाएगा टाइटल बार। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, ये बताना है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, ट्रू फॉल्स में जवाब करना होगा। तो जहां पर बात आती है मल्टीटास्किंग की, मतलब मल्टीटास्क कर सकता है, तो आप एक से अधिक प्रोग्राम भी चला सकते हैं, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किसका प्रयोग किया जाता है? एसेसरीज, कंट्रोल पैनल, विंडो एक्सप्लोरर, या इसमें से कोई नहीं। तो फोल्डर व फाइल के प्रबंधन में किसका इस्तेमाल होता है, ये आप बताएंगे। 29 का तो आप बोलेंगे सर विंडो एक्सप्लोरर का होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, विंडो एक्सप्लोरर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विंडोज शट डाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए क्या कुंजी होती है? विंडोज शट डाउन विकल्प पॉपअप करने के शॉर्टकट की आपको बतानी है, शॉर्ट कुंजी आपको बतानी है। राइट आंसर होगा अल्ट के साथ में F4 आप दबा सकते हैं। अल्टर F4 से हमारा प्रोग्राम भी क्लोज हो जाता है और विंडो शट डाउन का पॉपअप विकल्प भी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट, अल्टर के साथ F4। तो आज की क्लास
बस यही तक थी। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ में सभी को क्लास को लाइक भी करना है। और ध्यान रखना है जो भी शेष समय बचा है इसमें आपको अच्छे से रिवाइज करना है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हमारे चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां पर ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दी गई है, उसमें जितने क्लास हैं आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज, साथ में लिब्रो ऑफिस की क्लास, जो हमने लिब्रो ऑफिस की प्लेलिस्ट हमने बनाई है उस प्लेलिस्ट से सारे क्लास आपको देख लेना होगा। बाकी ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन क्लास आपके पास है, आप उस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। और ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन का पीडीएफ भी आपके लिए हमने फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। यानी कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है और स्टडी मटेरियल के अंदर आप देखेंगे तो ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन का पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर सारा कुछ कंटेंट दिया गया है। आप उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बाकी रेगुलर आपको 8:30 PM पर जो क्लास शाम को होगी उसको ज्वाइन करना है, और अब सुबह आपकी जो क्लास 7:30 बजे होगी उसको भी आपको ज्वाइन करना है। तो मॉर्निंग क्लास 7:30 AM। बाकी हमेशा की तरह हम आपको फिर से एक बार बता दें, जब भी आप क्लास करें अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेके अवश्य बैठें, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अपनी कॉपी पर भी आप नोट डाउन कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में जिसका समय होगा आज शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।